नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक सिंह आपके सामने हाजिर हूँ विकास ठाकुर की सफलता और संघर्ष की कहानी को लेकर। विकास ने बहुत ही मेहनत की है और बहुत सारी कोशिशें की हैं, तब जाके इनको ये सफलता मिली है। तो आइए सीधा हम चलते हैं। जो विकास ठाकुर हैं ये छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर से बिलोंग करते हैं। तो सीधा चलते हैं हम विकास ठाकुर के पास और उन्हीं से सुनते हैं उनकी सफलता और संघर्ष की कहानी। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन विकास, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं? सर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ओके, मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, चलिए। तो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए कि आप छत्तीसगढ़ में कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर एमएससी किस में किया था, सब्जेक्ट कौन सा था, ये सब थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। यस सर, माय नेम इज विकास ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़। एंड मैंने अपनी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सरगुजा छत्तीसगढ़ से की है। और मैंने रिसेंटली 2023 में गेट क्वालिफाई किया है एंड बार कोर्सेस एग्जाम क्वालिफाई किया है एंड CSI नेट JRF क्वालिफाई किया है। ठीक है, चलिए। फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा भैया भाभी और मैं। ठीक है, पिताजी क्या करते हैं? जनरल स्टोर है उनका। ओके, तो इस फील्ड में कैसे आना सोचा? क्योंकि जनरली ये होता है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ अब तुम दुकान ही संभाल लो, क्यों पढ़ना है। ऐसा हुआ क्या, या फिर पिताजी ने बोला कि नहीं तुम पढ़ाई करो मैं देख लूंगा? दो चीजें होती हैं, तो आपके साथ कौन सी वाली बातें हुई? यस सर, तो पिताजी का ऐसा कुछ नहीं था सर। उनका था कि मतलब लाइफ में जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो, बाकी जो चीज़ें होंगी हम मिलकर करेंगे। और उनका बहुत सपोर्ट रहा, भैया का बहुत सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से सर आज मैं क्वालिफाई कर पाया। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, तो फिर CSIR आने का कैसे सोचा, या फिर MSC के बाद ऐसा मन नहीं हुआ कि जॉब कर लेते हैं या बीएड कर लेते हैं? कई लोगों का यही होता है कि नहीं अब बीएड कर लेंगे हो जाएगा हमारा। तो CSIR क्यों? क्योंकि बहुत टफ है, और बहुत टफ होने के साथ साथ इसका सिलेबस भी इतना वास्ट है, तो फिर ऐसा क्यों सोचा? यस सर, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तभी जो प्रोफेसर थे हम जो हमें पढ़ाते थे, तो उनसे बात करके या फिर उनका नॉलेज का लेवल देख करके ऐसा लगता था कि मतलब हमें भी इस टाइप का नॉलेज हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम उनसे पूछते भी थे कि सर कैसे हम कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि नहीं, नेट का प्रिपरेशन करना होता है आगे चल करके, और नेट क्वालिफाई करना होता है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैंने किया तो एक मेरे सर हैं, उनका नाम है धर्मेंद्र कुमार यादव। तो वो जो हैं वो IFS से ही पढ़े हुए हैं, जोधपुर से। धर्मेंद्र यादव जी हमारे बैचमेट रह चुके हैं वो। जी, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया और फिर उन्होंने मुझे बताया भी कि IFS ज्वाइन करो, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छे से क्वालिफाई भी कर पाओगे। तो फिर मैंने सर IFS ज्वाइन किया। ठीक है, और IFS का मतलब आपको यहाँ के ओल्ड स्टूडेंट से ही पता चला कि आपको पढ़ाई यहाँ से करनी चाहिए। तो आपने ऑनलाइन लिया था या ऑफलाइन किया था ज्वाइन आपने? सर ऑनलाइन मैंने लिया था। ऑनलाइन में लाइव या रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड था सर। रिकॉर्डेड था, ठीक है। आप मतलब अपने हिसाब से पढ़ना चाहते थे, तो सही है, ठीक है। तो आप अपने आप को कंसिस्टेंट कैसे रखते थे? क्योंकि मोबाइल में एक ऐप IFS का भी है, साथ में और भी ऐप है, व्हाट्सएप का है, इंस्टाग्राम का है, टेलीग्राम, बहुत सारी चीजें हैं, नेटफ्लिक्स है। उधर क्यों नहीं आपका स्क्रीन में प्रेस होता था, या सीधा IFS का ऐप ही प्रेस होता था पढ़ाई के लिए? यस सर, तो सर मेरा ऐसा था कि मैं टाइम टेबल प्रिपेयर करता था और उसके बाद ही मैं अपनी स्टडी कर पाता था। तो सर उसमें टाइम मेरा फिक्स होता था कि इतने घंटे पढ़ना है मुझे। तो उस टाइम पे अगर किसी कॉल है या फिर कोई मैसेजेस हैं तो मैं देखता नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ पढ़ना होता था। तो ऐसे करके अपने आप को थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखा। और ये कंसिस्टेंसी जो है वो किसी सर से भी सीखने को मिलता है। जब वो यूट्यूब पे लाइव आते थे तो वो बताते थे किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो सर ऐसे करके मैं मेंटेन किया। ठीक है, चलिए। तो आपने जैसा बोला कि आपने रिकॉर्डिंग लिया है, तो आपने मतलब कैसे समय को बांट रखा था? रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के लिए, रिवीजन के लिए, PYQ प्रैक्टिस के लिए, इसको कैसे बांट रखा था समय को? यस सर, पहले तो सर एक दिन में 2 क्लास करना होता था, 2 लेक्चर कंप्लीट करने होते थे। और वो कंप्लीट करने के बाद DBP सॉल्व करना होता था, और उसके बाद PYQ सॉल्व करना होता था, और फिर जो बचा हुआ टाइम था मैं रिवीजन करता था।
तो ऐसे करके मैनेज करता था। तो फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से फिर आपने जो पढ़ाई की उसमें रिवीजन को फिर बहुत कितना समय दिया लगभग, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यस और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस को कैसे समय दिया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यस सर। सर मतलब ऑलमोस्ट एग्ज़ाम से 2 महीने पहले मेरा जो प्रिपरेशन है वो हो चुका था, मतलब ऑलमोस्ट सिलेबस जो है मैं कवर कर लिया था। उसके बाद सर मुझे लगता है 3 टाइम या 4 टाइम मैं रिवाइज कर चुका था पूरे अपने सिलेबस को। तो वहाँ से सर मुझे ये हेल्प मिला, क्योंकि सर मैं गेट का प्रिपरेशन भी कर रहा था साथ में। तो गेट का भी एग्ज़ाम था, और गेट के एग्ज़ाम के बाद जस्ट बार कोर्सेज का एग्ज़ाम था। तो इस तरीके से एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम था, और इस वजह से जो है वो रिवीजन पे रिवीजन होता रहा, और फाइनली लास्ट में नेट का एग्ज़ाम था जो क्वालिफाई हुआ। ठीक है, चलिए परफेक्ट। और जो डाउट्स आते थे उसके लिए आप कैसे करते थे? सर उसमें एक सेक्शन था जिसमें मतलब कमेंट हम कर सकते थे। जो रिकॉर्डेड सेक्शन होता है उसमें सर एक सेक्शन होता है जिसमें हम जो भी हमारे डाउट्स हैं उनको हम रिटन फॉर्म में हम उसमें डाल सकते हैं, और फिर रिटन फॉर्म में ही हमको वो आंसर हमको मिल जाता है। एक ये था, और दूसरा था ये था सर कि जैसे यूट्यूब के ऊपर मतलब वहाँ पर जो है IFS चैनल पे सर आते थे पर डे, तो वहाँ पर भी मतलब अपने कोई भी डाउट हैं तो उनको वहाँ से पूछ लिया करता था। चलिए परफेक्ट। और उसके बाद जब फिर आप प्रिपरेशन किया, ये सारी चुनौतियां आई, तो फिर पूरे इस जर्नी के दौरान में सबसे बड़ा चुनौती क्या लगा कि CSIR एग्जाम में आपको देखना पड़ा? वो चुनौती क्या देखना पड़ा? जैसे कि किसी की कंसिस्टेंसी होती है चुनौती, किसी का होता है कि हमें डिसिप्लिन रहना है, किसी का होता है कि हमें निकालना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको क्या चुनौती लगा जिसको आपने दरकिनार किया और फिर अपने गोल पर फोकस किया? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे सामने आई वो ये थी कि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो जितना हम उनको पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हम उसको भूलते भी जाते हैं। तो ये चीज़ें होने लगी, और तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया तो फिर लाइफ में ये चीज़ें मेरे साथ हमेशा रह जाएंगी कि मैंने प्रिपरेशन किया बट मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। और मेरे कुछ सीनियर्स भी थे जिनका नहीं हो पाया था इसमें, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो करना ही है कैसे भी करके। तो मन में जब ये ख्याल आता था कि मेरा नहीं हो पाएगा या मुझे डर लग रहा है, इतना वास्ट सिलेबस है कैसे होगा, तो उस समय क्या सोचा करते थे आप अपने आप को मजबूत बनाने के लिए? सर किसी सर की एक बात है जो मुझे हमेशा याद आती है। वो कहते हैं कि अगर IFS से पढ़कर अगर तुम्हारा नहीं होगा तो फिर किसका होगा। तो मुझे लगता था कि मतलब सच में कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात है सर कि मोटिवेशन जो है सर वो किसी सर से ही मिलता है, और उनका ये है ना कि मतलब अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है उनको हम शेयर करते हैं तो हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो मतलब तरीका सर बताते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था उनसे इंटरेक्ट करके। मतलब कि आपको उस तरफ नहीं भागना है जिस तरफ आपको कमियां दिख रही हैं, उस कमियों को सुधारते हुए आपको जिस तरफ सक्सेस है उस तरफ भागना है, और आपने भी यही किया है, राइट? यस सर। ठीक है, चलिए परफेक्ट। तो फिर जब आप IFS में प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या आपको अलग मिला IFS में प्रिपरेशन, और आपके इस तैयारी के दौरान जो आपको क्या अलग लगा IFS में जो आप अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? यस सर। सर IFS में ये है कि हम जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको हम डेप्थ में पढ़ते हैं, और अगर मान के चलते हैं कोई CSIR नेट का प्रिपरेशन कर भी रहा है तो उसके साथ साथ उसका बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम का भी जो है वो साथ में प्रिपरेशन हो जाएगा, उसको अलग से नहीं करना पड़ेगा। परफेक्ट। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है सर कि जैसे IFS में से जो काउंसलर्स हैं उनका जो कॉल आता है वो टाइम टू टाइम कॉल करते हैं, वो पूछते हैं कि प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कितना सिलेबस कवर हो गया, कितना बचा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई बार बार आपको अलर्ट कर रहा है कि नहीं करो करो करके। तो ऐसा ये होता है ना सर, तो इससे इंसान कर लेता है। तो ये चीज़ें थी जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो जो आपको देख रहे हैं और उनको आप IFS के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आपने तैयारी की, जो आपको लगा, फील हुआ इस तैयारी के दौरान, अदर स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर वो अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो IFS ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है IFS की कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी बेसिक भी ठीक नहीं है तो वो स्टार्टिंग से उसको समझाते हैं और वो
उस लेवल पे ले जाते हैं कि वो स्टूडेंट जो है फिर बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ सर कि मैं ही नहीं, कोई भी सर अगर आईएफएस ज्वाइन करता है तो डेफिनेटली वो क्वालिफाई कर लेगा। परफेक्ट, ठीक है। फिर आपने कितने यूनिट को लगभग टारगेट किया था इस एग्जाम में बैठने से पहले? सर वैसे तो मैं ब्लाइंडली कोई भी यूनिट को छोड़ा नहीं था, मैं सारे यूनिट को टारगेट किया ही था। बट हाँ, 10 यूनिट को मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, और जो 3 यूनिट थे उनका मैंने जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैंने उनको देख लिया। जैसे वो 3 यूनिट कौन से थे? जैसे मेथड्स एंड डाइवर्सिटी एंड अप्लाइड। अप्लाइड, ठीक है। मेथड्स 3 यूनिट थे। एप्टीट्यूड से डर लगता था? एप्टीट्यूड से सर नहीं, वैसा तो नहीं है। हाँ, ये चीज़ था सर कि जैसे मतलब मेरे साथ ऐसा था कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जब सब्जेक्ट पढ़ता था, तो सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते सर कभी ना बोर ऐसा लगने लगता है इंसान को कि नहीं अब पढ़ने का मन नहीं हो रहा। तो मूड फ्रेश करने के लिए सर मैं एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसकी रीजनिंग वगैरह सॉल्व कर लिया करता था, तो वहाँ से एक मूड फ्रेश हो जाया करता था और वो सेक्शन भी कंप्लीट हो जाया करता था। और जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो कभी अपने आप को कंसिस्टेंट या मोटिवेट रखने के लिए आप क्या करते थे? कुछ था आपके पास ऐसा जरिया जो आपको हमेशा मोटिवेट और कंसिस्टेंट बनाए रख रहा था इस जर्नी के दौरान में? सर वो था किसी सर का रिजल्ट, उनका जो मैं रिजल्ट देखता हूँ AIR1 गेट में भी, नेट में भी, तो सर मुझे ऐसा लगता था ना कि मतलब हालांकि सर उनको तो हम गॉड ऑफ द लाइफ साइंस का नाम जानते हैं यहाँ पर, और उनसे सर मिलने का तो मतलब यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं अपने अंबिकापुर में वो मिलना चाहते हैं उनसे। और सर उनका ये रैंक देख करके और जो उन्होंने मल्टीपल टाइम एग्ज़ाम दिया और उन्होंने टॉप किया एग्ज़ाम में, तो उनसे सर मतलब इससे बड़ा इंस्पिरेशन कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं उनसे इस वजह से इंस्पायर हुआ करता था, और मुझे लगता है कि मैं भी मतलब करूँगा करके, तो ये चीज़ था सर। ओके, परफेक्ट। मैं मानता हूं कि केसी सर कई लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। कई लोग केसी सर को देखते साथ ही मोटिवेट हो जाते हैं, राइट? यस सर। उसके फिर हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आपके पर्सनल में आ जाते हैं कि जब आप सीधा सीधा प्रिपरेशन कर रहे थे या और भी कुछ करते थे उस दौरान में आप? नहीं सर, प्रिपरेशन के टाइम पे क्योंकि सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपटीशन जो है इसमें सीट लिमिटेड है, और जो JRF का सीट है सर वो मिलेगा नहीं, वो छीनना पड़ेगा। और इसके लिए सर मतलब इंसान को बैठ करके अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर साथ में जॉब कर रहे हैं या फिर और भी कुछ वर्क कर रहे हैं, तो सर ये थोड़ा दिक्कत ये होता है ना कि एग्जाम टाइम में वो सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाते। ठीक है। और इस वजह से सर फिर वो क्रैक नहीं कर पाते। तो सर मुझे लगा था कि नहीं, ये तो मुझे नहीं करना है, मुझे अच्छे से बैठ के प्रिपरेशन नहीं करनी, तो मैं सर वही करता रहा। ठीक है। और जितने भी आपने रिकॉर्डेड में लेक्चर देखे, क्या उतने लेक्चर सफिशिएंट हैं? आपको कहीं लगा ऐसा कि नहीं और कहीं से कुछ करना चाहिए? सफिशिएंट है सर, सफिशिएंट है। इवन जो टीचर्स के हैंडआउट्स मिलते हैं उनसे भी इंसान उनको देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। इनफैक्ट जो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं उसको मल्टीपल टाइम भी देख सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अगर कोई डाउट भी है तो वो उस टॉपिक को 2 बार या 3 बार देख लेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम से पहले ऐसा कुछ मन में डर था कि मेरे से होगा या नहीं होगा, या फिर कैसा था मन की जो मनसा होती है ना कि अंदर में एक कश्मकश चलते रहती है, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, तो क्या चल रहा था एग्जाम से पहले मन के अंदर में? यस सर। सर डेफिनेटली सर, इतना मतलब बड़ा कंपटीशन है और इतना बड़ा एग्जाम है सर, तो डर तो लगा ही हुआ। क्या डर था? और होगा या नहीं उस समय ऐसा लगा, हाँ यस सर, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 अटेम्प्ट दिया है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी इस बार होगा नहीं होगा, तो डर तो था सर, डेफिनेटली डर था। लेकिन तो फिर ये भी था कि नहीं। क्या बोला? यस सर। उस दौरान जब आपको ये डर लग रहा था कि इस बार भी होगा या नहीं होगा, तो अपने आप को कैसे समझाया? यस सर। सर मैंने उस टाइम पे अपने आप को यही समझा कर रखा है, इस तरीके से अपने आप को हैंडल किया कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर होगा नहीं होगा वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो ये है ना कि मुझे नॉलेज मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली सर ये नॉलेज कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे काम आने वाला है। डेफिनेटली। इसलिए सर मैं लगा रहा, क्योंकि ये होता है ना, पढ़ा हुआ या कड़ी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है, वो लाइफ या जीवन में कहीं ना कहीं काम जरूर आती है, जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं, राइट? यस सर, यस सर।
तो आप जो आपको अभी देख रहे हैं, आपके फैमिली, पेरेंट्स या फ्रेंड्स या टीचर्स, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हालांकि सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं जो मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मेरी फैमिली जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। और सर आईएफएस टीम जो सर मतलब मेरे लिए, मैं क्या ही बोलूँ, वर्ड नहीं है मेरे पास। अगर आईएफएस नहीं होता तो सर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता शायद। तो सर मैं पूरे आईएफएस टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा। चलिए, और जो आपको देख रहे हैं, आपसे सीखना चाहते हैं और दिसंबर 23 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यस सर मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर वो इस बार कैनेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, दिसंबर वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो वो अच्छे से प्रिपरेशन करें, आईएफएस के साथ जुड़े रहें। लेकिन अगर कोई भी कोर्स लेते हैं, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, तो सर उनको ना डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा। ये नहीं है कि मतलब कोर्स ले लिए और मोबाइल में है या लैपटॉप में है और नहीं देख रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो वेस्ट है, वो कोई मतलब का नहीं है। बिल्कुल। और एक सर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे मैंने किया था पार्ट सी के लिए, कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता था, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सर मुझे जो आंसर लगते थे खुद से, इसका आंसर क्या होना चाहिए बिना ऑप्शन देखे, जैसे केसी सर भी कहते हैं, तो सर ये बहुत मतलब अच्छा एक कारगर साबित हुआ मेरे लिए कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद बिना ऑप्शन देखे मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, पहले ये फाइंड आउट करता था। और उसके बाद मैं ऑप्शन में मैच करता था कि जो मेरा आंसर है वो ऑप्शन में मैच कर रहा है या नहीं। और जब वो मैच होता था तो ये सर, जब वो मैच होता था तो फिर सर उसके रॉन्ग होने के चांसेस जो है ना बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, परफेक्ट। तो चलिए, अगर इस तरीके से अगर करें तो मतलब हो सकता है सर। डेफिनेटली, चलिए ठीक है। सो दोस्तों, ये रहा विकास ठाकुर का संघर्ष और उसके बाद सफलता। क्योंकि वो कहते हैं ना, सफलता रातों रात नहीं मिलती है, उसके लिए कई रात जागना पड़ता है। तो विकास ने भी ऐसा ही कुछ किया है और मेहनत किया है, और फिर जाके उनको ये सफलता हाथ मिली है। चलिए, तो दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, जो आपके सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली आईएफएस की टीम और विकास आपके साथ हैं, वो आपको जवाब दे देंगे परफेक्टली। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है या आप कहीं पर कहीं छूट रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आईएफएस के साथ जुड़िए, जो आपको भविष्य में आपके मंजिल तक पहुंचाने में हम जरूर साथ आएंगे और काम आएंगे, और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों, हम जल्दी मिलते हैं फिर एक सफलता की कहानी और उसमें बहुत सारा संघर्ष जो रहा है उसकी कहानी को बयां करने के लिए। तो ये विकास, बहुत बहुत थैंक यू, आप छत्तीसगढ़ से हैं, थैंक यू सर। एक बहुत ही अच्छा अपना जर्नी बताया, और जो प्रिपरेशन किया उस दौरान आपको जो कमियां थी वो आपने डेफिनेटली दोस्तों के साथ शेयर किया है। ये आपको देखेंगे, आपसे भी सीखेंगे, और आपको अगर इसी तरीके से कहीं ना कहीं अगर सफलता की कहानी और संघर्ष की कहानी बयां करनी है, तो डेफिनेटली आपको भी एग्जाम क्रैक करना ही होगा, और इसके लिए आप जुड़ सकते हैं आईएफएस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।